सेवाश्री अवार्ड से आपने जो नवाजने की बात की है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी कोई ऐसी जेन्युइन संस्थाएं, कई अवार्ड खरीदे जाते हैं आजकल, तो वो अवार्ड तो आजकल बहुत लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं। जब इस तरह के एक जेन्युइन अप्रिसिएशन के लिए अवार्ड मिलता है तो हमेशा वो सराहनीय होता है और सेटिस्फाइंग। मैं अखिल नाथ आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो ना केवल मेडिकल फील्ड में एक ऐसा नाम है जिसने हमारे देश को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जैसी अनेकों संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित किया है। आए दिन इनकी खबरें आप अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में देखते रहते होंगे। ये ना केवल एक मेडिकल इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, बल्कि एक ऐसा नाम है जिन्होंने समाज सेवा में भी अपना एक अलग ही पहचान एस्टेब्लिश की है। हेयर आई प्रेजेंट टू यू डॉक्टर राजीव सूद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप अपने समाज सेवा से जुड़े जो भी आपके काम रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जो दो शब्द हमारी जनता को बताना चाहेंगे वो कहिए। देखिए, मेरा जो कैरियर है वो मेडिकल का है, ये तो जगविदित है। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से संबंध रहा हूँ और मेरी 40वां साल चल रहा है। इस दौरान मैंने कई और संस्थानों में भी एसोसिएशन रही है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने रीनल ट्रांसप्लांट और यूरोलॉजी के अंदर अपना एमसीएच किया था। और यहाँ पे एक बिल्कुल नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और यूरोलॉजी को मैंने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे लीड किया। प्रेसिडेंट रहा यूरोलॉजी सोसाइटी को। और अब मैं इंटरनेशनल यूरोलॉजी में, जिसका हेड ऑफिस टोरंटो में है, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस काम में, इस पूरे सफ़र में भारत सरकार द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मेरे को जो हमारा डॉक्टर्स का हाईएस्ट अवार्ड रहा 2017 में, वीसी राय अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, जैसा आपने बताया कि आप कई इंटरनेशनल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका इतना योगदान है, आपने नए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट तक को इस्टेब्लिश किया जिससे अनेकों मरीजों को मदद मिलती होगी, अनेकों मरीजों की जांच में और स्वास्थ्य सेवाएं उनको जो देने में उनका अलग ही योगदान है इस डिपार्टमेंट का। तो इसके अलावा सर, आप समाज से जुड़े ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं जो आपको अपने आप में जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की आभास होता है, उससे कुछ जुड़ा आप अपना बताएं। देखिए, मेरा जो कैरियर रहा है वो अपना जो मेरा सर्विस है, इसके अलावा मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में उसकी कई और मेरा मेन जो फोकस है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन के साथ जो कोविड के टाइम में और जो इंसर्जेंसी के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैंने भारत सरकार की तरफ से जो स्पेशलिस्ट टीम थी उसको लीड किया और काफ़ी दिन वहाँ पे पोस्ट होके और उधर के सारी मेडिकल जो व्यवस्था थी उसको देखा। जो पीक टाइम था कोविड-19 के में मैं इंचार्ज था पूरा उसका, और उस दौरान मैंने भी सफ़र किया। कोविड हो गया, उसका सर्वाइवर रहा, आईसीयू में रहा, और उसके लिए एक अलग कहानी है। पर जहाँ भी मौका मिला, या कैंसर का जो पूरी सर्विसेज हैं यहाँ पे उनको एस्टेब्लिश करना, कैंसर रजिस्ट्री को एस्टेब्लिश करना, और एक न्यू इनिशिएटिव में जो भारत सरकार का प्रोग्राम है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एक पूरी नई स्पेशलिटी को शुरू किया आईएमए के साथ और इंटरनेशनल मेंस हेल्थ सोसाइटी के साथ। मेंस हेल्थ की जो सोसाइटी है, या आपने सुना होगा बच्चों की हेल्थ और वीमेन की हेल्थ, पर मेंस हेल्थ के बारे में कंसर्न नहीं देते। हाँ, थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया, और उसके बारे में लोगों को अवेयर किया कि हमारे समाज में महिला जो है वो सोशली बैकवर्ड है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। पर फिजिकली बीमारी में और जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट्स है वो मेंस के बहुत ज़्यादा हैं, और जो मेल है वो 5 साल पहले डेथ हो जाती है महिला से 5 साल ऑन एन एवरेज।
और उसकी बीमारी भी ज़्यादा होती है, बीमारी की ठीक होने की क्षमता इवन कोविड के अंदर भी 75% के करीब वो पुरुषों को हुआ और 25-30% जो है महिलाओं को हुआ। तो एक पुरुषों में एक इनहेरेंट वीकनेस है, उसके लिए पूरा का पूरा स्पेशलिटी शुरू की है, उसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन शुरू की है और IIMA ने अभी मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि एक पूरी नई स्पेशलिटी को शुरू किया जाए। मैं इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अब नेशनल मेडिकल काउंसिल, इनमें मैं गवर्निंग काउंसिल हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा सब जो हेल्थ से रिलेटेड जो डिसीजन हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करने का और कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला है मुझको। तो इसमें मैंने किया और जहाँ तक डॉक्टर्स की सर्विस कंडीशन की जहाँ तक बोला जा सकता है, आप जानते हैं कि हमारे देश में सारी सर्विस जो है वो सेंट्रल पे कमीशन से डिसाइड होती है। तो मैं डॉक्टर्स का और ये एक अलग एक अब मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं डॉक्टर्स का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज दोनों का रिप्रेजेंटेटिव रहा, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। तो चारों पे कमीशन में जो डॉक्टर्स की सर्विस कंडीशंस है उसमें बेटरमेंट के लिए उसके जो भी एग्रीमेंट्स हुए या जो भी डिसीजंस हुए उस पे आपने की रोल मैंने निभाया है। मैं चीफ स्पोक्स पर्सन रहा और मैंने सब पे साइन किए और उन्हीं के बेसिस पे आज डॉक्टर्स को प्रमोशंस और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और अन्य सुविधाएं इम्प्रूव हुई, जिससे थोड़ी सी सर्विसेज अट्रैक्टिव हुई। ये सारा और थोड़ा आपने तो इसमें और समाज सेवा में कैंप्स जो लगाने हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, जिसके अंदर प्रोस्टेट, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो प्रोस्टेट और किडनी स्टोन के कैंप्स मैंने दिल्ली के अंदर जगह जगह और पंचायती राज के टाइम में लेट 90s में पूरे हिमाचल के अंदर, उड़ीसा के अंदर और उत्तराखंड के अंदर सब जगह कैंप्स लगाए, जिसमें प्रोस्टेट के कैंप्स और कैंसर के कैंप्स जो है वो करते। सर अभी आपने प्रोस्टेट कैंप की बात की, तो एक जो हमारे आपने बताया कि एक धारणा बनी हुई है कि जो मेल है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी बीमारियां और ये सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में ना रखें, या एक हमारी एक नेचुरल सोच ही है कि ये तो ठीक हो जाएंगे या कुछ भी है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी उभर कर आ रही है, काफ़ी सालों से है, लेकिन अब ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रही है, जिनके ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है और जिनके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें सर आपका क्या योगदान रहा है और अपनी हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या जो भी अपनी नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या स्टेप ले रहे हैं और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या चीज़ें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें और अवेयर करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि प्रोस्टेट जो है वो मेल ग्लैंड है, फीमेल में नहीं होता। और इसके ऊपर जो अवेयरनेस है, 2003 में जब कर्नल पॉवेल थे USA में, उनको जब प्रोस्टेट कैंसर हुआ तब USA में इसकी अवेयरनेस आई और उस टाइम 2007 में यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मेरे को नेशनल कन्वीनर अपॉइंट किया और मैंने प्रोस्टेट डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम PDAP प्रोग्राम इंडिया शुरू किया। उसमें हमने पायलट प्रोजेक्ट पहले दिल्ली में किया और दिल्ली के बाद पूरे देश में किया और इसके अंदर हमने अवेयरनेस के कैंप्स लगाए। उसकी अवेयरनेस के ही वजह से ये पता चल पाया लोगों को कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको किस तरीके से, और आज IAS या जो ग्रुप A जो सर्विसेज है उनके अंदर जो एनुअल चेकअप होता है उसमें प्रोस्टेट से रिलेटेड जो ऐड हुए टेस्ट वो भी मेरी रिकमेंडेशन पे ऐड हुए थे और इसको 2007 में हमने पूरे देश के अंदर पहुंचा दिया था और इसी के बाद मेंस हेल्थ सोसाइटी बनी, एस्टेब्लिश हुई, जिसको की नोट एड्रेस भी जो है हमारे यहाँ से देश से प्रेसिडेंट बने, उन्होंने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में भी मेंस हेल्थ को की नोट बनाया और उसमें प्रोस्टेट का अहम रोल रहा। और प्रोस्टेट ग्लैंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेट्रोस के अंदर ये नंबर 1 कैंसर बनने के कगार पे है, क्योंकि ये पहले 6ठे नंबर पे था 1996 में और रूरल एरियाज में तो ये पहले 10 कैंसर में नहीं था, पर ये बाद में ऐसा हुआ कि अब ये मेट्रोस में दिल्ली, बेंगलोर,
जैसी सिटीज में तो ये दिल्ली में दूसरे नंबर पे, बेंगलोर में तीसरे नंबर पे सर पहुंच इसका चुका है। क्या क्या रीजन रहा कि जैसे आपने बताया कि रूरल एरियाज में इतना नहीं है, क्या इस ये डिटेक्ट नहीं होता है या लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, या वहाँ पर कुछ ऐसा लाइफस्टाइल में कुछ डिफरेंस है इस वजह से ऐसा है, या यहाँ पर ही कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज या कुछ रीजन ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर इतना देखिए, ज़्यादा आप जब प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं तो उसमें 5 कारण मेन है। इसमें सबसे बड़ा कारण तो है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 13 से 17% ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कैंसर के प्रिकर्सर होते हैं। वो प्रोस्टेट में पहले से ही होते हैं और हर व्यक्ति में होते हैं। और ये देखा गया है 100 साल के जो लोग उम्र हो जाती है उसमें अगर ऑटोप्सी की जाए बिना बीमारी के तो ऑलमोस्ट 100% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर मिलता है। अब इसकी दूसरी बात है कि ये लाइफ टाइम में आता नहीं सामने, और इसलिए इसको एक ऐसा कैंसर बोलते हैं कि कैंसर होने के बाद भी हो सकता है कि पता ना चले और इससे कोई नुकसान भी ना हो। तो इसलिए इसको प्रोस्टेट कैंसर को ज़्यादा डिटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि लॉन्गिविटी बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ गया है, और लाइफ स्पैन बढ़ने की वजह से ये कैंसर हो रहा है और दिखाई दे रहा है। और अब इससे अगली बात है रहन सहन और लाइफस्टाइल और खाना पीना। फ्राइड फूड, फास्ट फूड, जो हमारा लाइफस्टाइल है, टेंशन है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इसको बढ़ाते हैं कैंसर को। सेल्स तो पहले से हैं, अब उसके अंदर उनको कब वो अवर्ट हो जाएंगे, कब वो दिखना शुरू हो जाएगा तो उसको इंड्यूस कर देते हैं जल्दी। तो ये सारे लाइफस्टाइल और हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, फ्राइड फूड ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब की वजह से ये प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है। और इसीलिए जो अर्बन एरियाज हैं और मेट्रो की लाइफ है उसमें ये ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे आपने देखा होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ज़्यादा है। तो सर एक सवाल इससे जुड़ा एक और पूछेंगे कि डज कीगल एक्सरसाइजेस एक्चुअली हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रोस्टेट कैंसर और नॉट? देखो, जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं उनका प्रोस्टेट कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। कीगल एक्सरसाइजेज हैं वो उनको की जाती हैं जब ये एज के साथ हमारी पेल्विस की मसल है वो थोड़ी वीक हो जाती है। इसका जो फायदा है वो लेडीज को ज्यादा होता है, या प्रोस्टेट कैंसर या वैसे भी बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले उससे हमारा जो स्फिंक्टर होता है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। और वो वीक होता है तो मसल से उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें ये फायदा होता है। तो लेडीज को ओल्ड एज के अंदर डिलीवरीज के वजह से जो वीकनेस आती है, या प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन या और भी कोई कैंसर के ऑपरेशन की वजह से, या बिनाइन प्रोस्टेट के लिए जो वीकनेस होती है। अब ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है हर जब सिम्टम्स हो तो केगल्स एक्सरसाइज। अगर आपको पेनफुल ब्लैडर है या पेनफुल पेल्विस है तो केगल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे पेन बढ़ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर केगल्स एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और कई बार तो हम ऑपरेशन होने से पहले ही सिखा देते हैं जिससे कि मसल्स टेक ओवर कर लें एक। तो जो प्रोस्टेट कैंसर के आजकल ऑपरेशन आए हैं उसमें हमने देखा है 3 महीने से 1 साल तक कई बार कंट्रोल कम होता है। तो अगर केगल्स एक्सरसाइज ऐड कर देते हैं तो कंट्रोल कर दिया। इसी कड़ी में सर आप जो पूरे देश में वर्ल्ड वाइड जो हमारे मेंस हेल्थ के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो आप सेवा भाव से दिन रात लगे रहते हैं, उसी कड़ी में आपको उन्नत भारत सेवाश्री अवार्ड से इस साल नवाजा जा रहा है जी। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? 2 शब्द आप अपने हमारे यंग बच्चों से, हमारी यंग जनरेशन से क्या कहेंगे जो आप एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बनकर उनके सामने आ रहे हैं और इस टाइप के अवार्ड आपको मिलते रहते हैं, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, अवार्ड आपके जो सफ़र है, आपका जो आपका मिशन है उसमें अपने आप आते हैं। और दूसरी बात है जब ऐसी संस्थाएं जैसे मैंने आपको बताया बीसी राय अवार्ड मिला, या मेरे पास कई संस्थाओं ने जो है वो हम मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए, तो ये वाले जो अवार्ड हैं ये आपको एक प्रेरित करते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए। अवार्ड एक बूस्टर की तरह है। और उन्नत भारत जो अभी आपने सेवाश्री अवार्ड से आपने जो नवाजने की बात की है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
और जब भी कोई ऐसी जेन्युइन संस्थाएं, कई अवार्ड खरीदे जाते हैं आजकल, तो वो अवार्ड तो आजकल बहुत लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं। जब इस तरह के एक जेन्युइन एप्रिसिएशन के लिए अवार्ड मिलता है तो हमेशा वो सराहनीय होता है और सेटिस्फाइंग। धन्यवाद सर। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।